कमर दर्द को क्या सिर्फ आम दर्द समझकर छोड़ देना चाहिए या इसे सीरियस लेना चाहिए? क्या सिर्फ दवाइयाँ ही इसका हल है या कुछ और भी है जो कमर दर्द में फ़ायदा दे सकता है? क्या हमारा उठना, बैठना, लेटना, चलना भी हमारे कमर दर्द में किरदार अदा करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अली हसन, न्यूरोलॉजिस्ट, और अपने चैनल न्यूरो अवेयरनेस विद डॉक्टर अली हसन पर आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, हमारी ये वीडियो कमर दर्द सीरीज़ की दूसरी वीडियो है जिसमें हमने मुख्तसरन कमर दर्द के इलाज के ऊपर बात की है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं अपने नाज़रीन से बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ इस वीडियो की ताख़ीर से आने के लिए। नाज़रीन, कमर दर्द एक अलामत है, लेकिन इसके पीछे क्या बीमारी, इसका मालूम होना भी बहुत ज़रूरी है। हमने अपनी पिछली वीडियो में, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, में कुछ अहम असबाब का जिक्र किया था जो कि कमर दर्द का बाइस बन सकते हैं। हमारे पास जब भी मरीज़ कमर दर्द की शिकायत के साथ आता है तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम इस बात का तयन करें कि उसके कमर दर्द का सबब क्या है। मरीज़ के कमर दर्द का दौरानिया यानी ये कितने अरसे से है, दर्द की शिद्दत क्या है, और आया ये दर्द कमर तक ही महदूद है या टांग में भी जा रहा है। और इसके साथ साथ मज़ीद मालूमात और मुआयने की बुनियाद पर हम बीमारी की तशख़ीस करते हैं, और जहाँ ज़रूरी हो वहाँ हम टेस्टों का भी सहारा लेते हैं, और जिनमें सबसे सर फहरिस्त कमर का MRI, एक्सरे या खून में यूरिक एसिड वगैरह की मकदार का देखना शामिल है। आइए अब हम इलाज की तरफ आते हैं। नाज़रीन, इलाज के ज़िमन में मैं जो बातें आपको बताने जा रहा हूँ वो आपकी मालूमात और आपकी अवेयरनेस के लिए है। बेहतर होगा कि अगर आप इसको इस्तेमाल अगर करना चाहते हैं तो पहले अपने डॉक्टर से या अपने फिजियोथेरापिस्ट से ज़रूर मशवरा करें। इलाज के ज़िमन में हमारे पास 5 स्ट्रेटजीज़ या हिकमत अमलियाँ होती हैं जो हम अपने मरीज़ के कमर दर्द में आराम के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनमें से एक दवाइयों से इलाज, एक्सरसाइज या फिजियोथेरापी वगैरह से इलाज, कमर और उसके पट्ठों की सिकाई, और हैंड्स ऑन थेरेपी यानी हाथ से किए जाने वाले इलाज, जिसकी तफसील मैं आगे बताऊंगा आपको। और आखिर में कुछ ज़रूरी एहतियातें भी होती हैं जो कि हम मरीज़ को बताते हैं जो कि कमर दर्द में बेहतरी का सबब बन सकती हैं। आए हम एक एक करके इन स्ट्रेटजीज़ या हिकमत अमलियों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं दवाइयों से इलाज। इस ज़िमन में हम मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। मसलन दर्द को कम करने वाली दवाइयाँ जिसको पेन किलर्स कहते हैं, पट्ठों को नरम करने वाली दवाइयाँ जिसको हम मसल रिलैक्सेंट कहते हैं, कुछ विटामिन डी या कैल्शियम के सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि हड्डियों को मजबूत करते हैं। इसके अलावा दर्द को कम करने के लिए कमर पे कुछ क्रीम्स लगाई जाती हैं, जेल वगैरह। नाज़रीन, एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आप बताऊं दवाइयों के ज़िमन में कि वो मरीज़ जिनका दर्द बेहतर ना हो रहा हो और कई महीनों से जारी हो, हम उनके अंदर डिप्रेशन को कम करने वाली दवाइयाँ भी इस्तेमाल करते हैं। आप हैरान होंगे कि कमर दर्द में डिप्रेशन की दवाइयों का क्या काम। यस है, क्योंकि वो मैकेनिज़्म जिसमें हमारा जिस्म, हमारा दिमाग, हमारी नसें दर्द में कमी बेशी का सबब बनती हैं, ये जो डिप्रेशन को कम करने वाली दवाइयाँ हैं ये डायरेक्टली उस सिस्टम पे असरअंदाज होकर दर्द में कमी करती हैं। दूसरे नंबर पर हम आते हैं एक्सरसाइज या फिजियोथेरापी। आप में से शायद बहुत कम लोग इस बात का इदराक रखते होंगे कि एक्सरसाइज या वर्जिश को कमर के दर्द में एक बुनियादी हैसियत हासिल है। कई मरतबा सिर्फ वर्जिश से ही मरीज़ अपने दर्द में इफाका महसूस करता है। यहाँ ये बात बड़ी अहम है कि कौन सी वर्जिश करनी है, कैसे करनी है, कितनी मरतबा करनी है, कितनी देर करनी है। इसका इन्हिसार 2 चीज़ों पर है। एक, आपके कमर दर्द का सबब क्या है। नंबर 2, आपके डॉक्टर या आपके फिजियोथेरापिस्ट ने आपके लिए कौन सी वर्जिश तजवीज़ की है। नाज़रीन, ये 2 फैक्टर बहुत अहम हैं क्योंकि बाज़ औक़ात वर्जिश करते वक्त आपके दर्द में इजाफा भी हो सकता है। इसीलिए किसी ख़ास वर्जिश को जारी रखना है या नहीं, इसके लिए आपका डॉक्टर या फिजियोथेरापिस्ट की रहनुमाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तीसरी हिकमत अमली जिस पर हम अमल करते हैं वो है कमर की सिकाई।
अमूमन कमर की सिकाई गर्म पानी की बोतल, गर्म पानी में डुबोया हुआ तौलिया या इलेक्ट्रिकल हीटिंग पैड से की जाती है। इससे खून का दौरानिया बढ़ता है और पट्टे या मसल रिलैक्स होते हैं और मरीज़ को अपने दर्द में कमी महसूस होती है। मैं अमूमन अपने मरीज़ों को सजेस्ट करता हूं कि ये जब भी आप करें कम से कम 20 मिनट तक ज़रूर करें और दिन में 3 से 4 मरतबा करें। यहाँ एक बात की वजाहत बड़ी ज़रूरी है कि आप उतनी ही गरमाइश लें जितनी आप बर्दाश्त कर सकते हो और आपकी खाल के जलने का अंदेशा ना हो। कुछ लोग हमने देखे जो कि बर्फ़ को तौलिए में रख कर भी सिकाई करते हैं और उनको लगता है कि ये उनको गरमाइश के मुकाबले में ज़्यादा फ़ायदा देती है। मैं यहाँ पर सिर्फ यही कहूँगा कि आप चाहें तो दोनों ट्राई कर लें, लेकिन ज़्यादातर मरीज़ों का फ़ायदा गरमाइश से ही होता है। चौथी स्ट्रेटजी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हैंड्स ऑन थेरेपी। इसका मतलब है कि ये वो इलाज है जो हाथों से किया जाता है। रिसर्च और तजुर्बा बताता है कि ये भी बहुत अहम इलाज है। इस ज़मन में मैं 3 हैंड्स ऑन थेरेपीज़ का जिक्र करूँगा। नंबर 1, मसाज थेरेपी। कमर के पट्ठों की मसाज न सिर्फ पट्ठों को रिलैक्स करती है बल्कि ये दौरान खून को भी बढ़ाती है। मसाज से हमारा जिस्म एक केमिकल रिलीज़ करता है जिसको एंडोर्फिन कहते हैं। ये एंडोर्फिन न सिर्फ दर्द में कमी का बाइस बनते हैं बल्कि ये मूड को भी बेहतर करते हैं। में दूसरा जो तरीका है वो स्पाइनल मैनिपुलेशन है। स्पाइनल मैनिपुलेशन में क्या होता है कि ये पहली बात तो ये कि ये तजुर्बेकार फिजियोथेरेपिस्ट या कायरोप्रैक्टर ये वो लोग होते हैं जिनके पास लाइसेंस होता है कि वो आपकी रीढ़ की हड्डी के साथ खेल सकते हैं। इसमें ये रीढ़ की हड्डी के मोहरों पर दबाव डालकर या उनको किसी मखसूस पोजीशन में लाकर हल्का सा झटका देते हैं जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी की अलाइनमेंट जो है वो बेहतर होती है और मरीज़ अपनी दर्द में और तकलीफ़ में बेहतरी महसूस करता है। लेकिन नाज़रीन, ये तरीका इलाज सबके लिए नहीं है। और आखिर में मैं कपिंग थेरेपी का ज़रूर जिक्र करूँगा। इसे हिजामा भी कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि दर्द वाली जगह जिल्द में ब्लेड से बारीक बारीक कट लगाए जाते हैं, फिर एक मखसूस तरीके से उस जगह पर कप को रख कर खून को खींचा जाता है। इस तरीका इलाज को भी दर्द में काफ़ी हद तक मुफीद पाया गया है और इस इलाज पर रिसर्च भी बहुत ज़्यादा की जा रही है। आखिर में नाजरीन, मैं आपको कुछ ज़रूरी टिप्स देना चाहूँगा। ये टिप्स दरअसल वो एहतियातें हैं, वो चीज़ें हैं जो कि अगर आप इख्तियार करें तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आपको कमर की दर्द की शिकायत है या अभी नहीं हुई है तो भी ये टिप्स अगर आप इनके ऊपर अमल करें तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। पहली टिप ये है कि आपका वज़न अगर ज़्यादा है या आप मोटापे का शिकार हैं तो आपको अपना वज़न कम करना होगा। मोटापे की वजह से हमारे कमर की रीढ़ की हड्डी, जोड़ों और पट्ठों पर दबाव बढ़ जाता है जो कि कमर में इजाफे का बाइस बनता है। दूसरी एहतियात है कि अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं तो उसे तर्क कर दें, क्योंकि सिगरेट में एक केमिकल मौजूद होता है जिसको निकोटीन कहते हैं, जो न सिर्फ हड्डियों में खून के दौरानिए को कम करती है बल्कि उसकी वजह से हड्डियां ज़्यादा टूट फूट का शिकार होती हैं और आपके कमर दर्द में इजाफे का बाइस बनती हैं। आखिरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है व्यूअर्स, वो है आपका पुअर पोस्चर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप कैसे बैठते हैं, आप कैसे चलते हैं, आप खड़े कैसे होते हैं, आप लेटे कैसे लेटते हैं, ये बहुत मायने रखता है। अगर आपका अंदाज़ बेहतर नहीं है, अगर आपका पोस्चर गुड नहीं है तो ये आपको कमर का दर्द करवाएगा और इसमें इजाफे का बाइस बनेगा। गलत तरीके से बैठने, चलने, खड़ा रहने, लेटने से क्या होता है कि आपके जोड़ों और कमर के पट्ठों पर दबाव बढ़ता है और कमर दर्द का सबब बनता है। एक बात याद रखिएगा कि सही अंदाज़ या करेक्ट पोस्चर वो है जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी का कॉलम सीधा रहे। मैं आपको कुछ फ़ोटो दिखा रहा हूँ। देखिए, इन फ़ोटोज़ में आपको सही और गलत तरीके से बैठने, खड़े होने, लेटने और चलने के मुतालिक अंदाज़ा होगा। इन तस्वीर में आप नोट करेंगे कि हर वो तरीका सही समझा गया है जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी का कॉलम सीधा रखा गया है।
اس طریقے سے آپ کی ریڑھ کی ہڈی، اس کے جوڑوں اور کمر کے پٹھوں پر پڑنے والا وزن کم سے کم اور برابر برابر ہوتا ہے۔ آپ ان گڈ پوسچر کا خیال رکھیں، آپ کی تکلیف میں بہت بہتری آئے گی۔ اور ویورز، آخر میں جاتے جاتے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو کمر درد ہے اور 2 ہفتے گزر گئے ہیں اور وہ بہتر نہیں ہو رہا، تو میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس کے بارے میں ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ یہ کوئی سیریس مسئلہ تو نہیں ہے۔ آپ اپنے پیاروں کا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔